हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा वीडियो लेक्चर 2 बना रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने बताया कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री की क्या ये ब्रांच है, क्या पढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, उसमें हमने काफ़ी डिटेल बताया। रेट ऑफ रिएक्शंस भी दो प्रकार के होते हैं मैंने बताया था। एक बताया था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा क्या बताया था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और आज हम लेक्चर 2 में क्या पढ़ेंगे कि वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। अफेक्ट करने का तात्पर्य है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकते हैं या किसी भी रिएक्शन के रेट को घटा सकते हैं। ठीक है, तो अगली जो हेडिंग होगी फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। लेक्चर 2 चल रहा है आज, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें हम कुछ लिखेंगे, देयर आर फॉलोइंग factor which affect rate of reaction. Is that clear? तो बहुत से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। मैं लिख रहा हूं, पहला होगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड वन इज concentration of reactant। थर्ड वन इज होगा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। फोर्थ वन, पहला क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, एक्सपोजर ऑफ लाइट, मतलब लाइट की उपस्थिति में। ठीक है, पांचवा टेम्परेचर एंड सिक्स्थ वन इज कैटलिस्ट। यह मेन फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो देयर आर फॉलोइंग फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट, काफ़ी डिटेल में इसको बताऊंगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब डिटेल होगा। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, एक्सपोजर ऑफ लाइट, फिफ्थ वन इज टेम्परेचर एंड सिक्स्थ वन इज कैटलिस्ट। राइट डाउन करिए, पॉज कर लीजिए, लिखते चलिए। ठीक है, कॉपी पेन और वीडियो। नेक्स्ट, पहला क्या देखेंगे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, समझो। नेचर ऑफ रिएक्टेंट को भी हम कई प्रकार से समझा सकते हैं। किसी भी रिएक्शन में दो ही चीज़ होता है ना, रिएक्टेंट रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो एक रिएक्टेंट होता है और एक क्या होता है, प्रोडक्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो, रिएक्टेंट हम दो प्रकार से बोल सकते हैं। इसको कई प्रकार में हम बांटेंगे। ए समझो, ए क्या बता रहे हैं, रिएक्शन के आधार पर रिएक्टेंट दो प्रकार का होगा। क्या होगा, पहला होगा आयनिक रिएक्टेंट। पहला क्या होगा, आयनिक रिएक्टेंट, और दूसरा क्या होगा, कोवैलेंट रिएक्टेंट। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट आयनिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन कोवैलेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट रिएक्टेंट। ठीक है, तो आपको पिछले क्लास में याद होगा, जैसे यहाँ देखो NaCl+, सिंपलेस्ट एग्जांपल है, AgNO3 गिव राइज
क्या हो जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। यह सब किस में होंगे, आयंस में होंगे। यह किस में होगा, Na प्लस, यह किस में होगा, Cl माइनस, यह किस में होगा, Ag प्लस, यह किस में होगा, NO3। यहाँ रिएक्टेंट क्या है बेटा, आयंस है। तो आयंस के बीच में कम्बिनेशन क्या होता है, फास्ट होता है। क्यों होता है, पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि आयनों के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब आयनिक रिएक्टेंट होगा तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फास्ट। क्यों फास्ट होगा, क्योंकि आयनिक रिएक्टेंट है। आयनिक रिएक्टेंट मतलब कौन सा रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है। तो जब भी आयनिक रिएक्शन होगा तो आयनिक रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होगा, आयनिक होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा। यहाँ पर देखो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, N2 प्लस 3H2 गिव राइज 2NH3 कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यह ट्रिपल बॉन्ड होगा, यह क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड का अमोनिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा आपको बताया गया है, प्रीवियस वीडियो केमिकल काइनेटिक्स का आप देखेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर यह बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो रहा होगा। बोलो, यह बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो रहा होगा। यह भी बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा होगा। तो यह बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। बोलो, यहाँ पर यह बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर दो फिनोमिनन हो रहा है, एक हो रहा है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और एक क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो इस रिएक्शंस में कुछ टाइम लगेगा। तो जब टाइम लगेगा, यहाँ पे टाइम नहीं लग रहा है, तो मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। क्लियर हो रहा है। तो पहला मैं आधार बता रहा हूँ कि रिएक्टेंट दो प्रकार का होगा रिएक्शंस के आधार पर। जब आयनिक रिएक्शन होगा तो आयनिक रिएक्टेंट होंगे, जब मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा तो कोवैलेंट रिएक्टेंट होंगे। तो आयनिक रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा, फास्ट होगा। कोवैलेंट रिएक्टेंट का रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। क्लियर हो रहा है। तो ए रिएक्टेंट हो गया, बी बता रहा हूँ, इसी में डिटेल बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मिटाऊँ मैं, पॉज करके आप देख लीजिएगा। ठीक से नोट्स बनाइए, कहीं पढ़ने में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं क्लियर हो जाएगा। अब देखो बी मैं क्या बता रहा हूँ, फिर मैं क्लासीफाई करूँगा कैसे। देखो बुक में बहुत कम मिलेगा। बी, यहाँ भी रिएक्टेंट को मैं दो पार्ट में क्लासीफाई कर रहा हूँ। कैसे, होमोजीनस रिएक्टेंट, किसमें, होमोजीनस रिएक्टेंट, और दूसरा क्या होगा, हेट्रोजीनस रिएक्टेंट। ये सब बोर्ड में पूछता है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, उसको समझाइए। तो यही सब है, इसी को लिखना है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ रिएक्टेंट किस आधार पे बात कर रहे हैं, एक होमोजीनस हो गया और दूसरा क्या होगा, हेट्रोजीनस। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लो, A प्लस A गिव राइज क्या होगा, A2 होगा। यहाँ देखो, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट दो हैं, एक है, यहाँ पर भी क्या है, A। इन दोनों का शेप, साइज और प्रॉपर्टी क्या होगा, बोलो, सेम होगा क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट क्या है, सेम समझ लो, गैसियस स्टेट में हो। यह गैसियस हो गया, यह गैसियस हो गया। तो यहाँ रिएक्टेंट अगर सेम होगा, H प्लस H2, अगर रिएक्टेंट सेम है तो जब रिएक्टेंट बेटा सेम होगा तो इन सेम रिएक्टेंट का शेप, साइज, बहुत सारी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो जब सारी प्रॉपर्टी सेम नज़दीक आएंगे, जैसे दो लोफर लड़के की दोस्ती बहुत आसानी से हो जाती है। क्यों, क्योंकि उन लोफरों की मैक्सिमम प्रॉपर्टी क्या होती है, मिलती है। तो उनके बीच जो बॉन्डिंग और दोस्ती का होगा बढ़िया से होगा। तो जब रिएक्टेंट सेम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। अगर एक लोफर लड़का है और एक पढ़ने वाला लड़का है तो उनके बीच दोस्ती करने में बहुत समय लगेगा। एक कॉमन सेंस समझो। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। समझ में आ रहा है। दो अगर बदमाश और लोफर लड़के हैं तो लोफर लड़कों के या उनके बीच दोस्ती बहुत अच्छी से हो जाती है, आसानी से 1 घंटे में दोस्ती हो जाएगा और दोस्ती यारी शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई, समझो यहाँ पर
यह एक लोफर हो गया और यह बी क्या हो गया, पढ़ने वाला, ए बी बना। तो यहाँ पर शेप और साइज, बहुत सी प्रॉपर्टी, यह सब क्या होगी, बोलो, डिफरेंट होगी। तो जब डिफरेंट होगी तो इनके बीच रिएक्शन करना भी थोड़ा सा यहाँ की तुलना में क्या होगा, टफ होगा। तो जब टफ होगा तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बोलो, स्लो होगा। यहाँ की तुलना में क्या होगा, स्लो होगा। क्लियर हो रहा है। तो ए हो गया आयनिक और कोवैलेंट, बी बता रहा हूँ होमोजीनस रिएक्टेंट और हेट्रोजीनस रिएक्टेंट। क्लियर हो रहा है। फिर देखो आगे बढ़े। लिखते चल रहे हो ना, नोट्स बनाते चलिए। अब देखो रिएक्टेंट बता रहा हूँ, पूरा डिटेल समझा दे रहा हूँ, कहीं किताब खोलने की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। ए बी सी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में सी बता रहा हूँ, समझो थोड़ा सा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। समझो थोड़ा सा। ए से क्या बन रहा है, पी, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। अब इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, वह डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब यह प्रोडक्ट क्या है, मोर स्टेबल, बोलो, यह प्रोडक्ट क्या है, मोर स्टेबल है। तो कोई भी प्रोडक्ट मोर स्टेबल कब होगा, जब रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा। क्यों, जब रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा तो आसानी से टूट जाएगा और किस में चुन जाएगा, प्रोडक्ट में। नहीं समझ में आ रहा है। जब यह रिएक्टेंट क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो जब अनस्टेबल होगा तो आसानी से यह किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करने के लिए प्रोडक्ट का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट तभी स्टेबल होगा जब रिएक्टेंट क्या होगा, अनस्टेबल। तो इसका दूसरा रिलेशनशिप क्या लिख सकते हैं, ओ आर, और रेट ऑफ रिएक्शन is inversely proportional to stability of reactant। क्लियर हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, बोलो क्यों। देखो समझो, फिर अभी एग्जांपल बता रहा हूं मैं। सबसे सिंपल, अगर यह रिएक्टेंट क्या अनस्टेबल है, रिएक्टेंट अनस्टेबल है तो आसानी से किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में। तो जब रिएक्टेंट क्या होगा, अनस्टेबल होगा, मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, उसकी कम होगी। तो जब स्टेबिलिटी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो दोनों एक ही बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है। अगर स्टेबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसको एक शब्दों में हम कैसे लिखें, एक लाइन में रिलेशनशिप देखो, समझो। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, बोल सकते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट क्लियर हो रहा है। तो बेटा इसको याद रख लेना, ये रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेट। देखो यहाँ पर अगर रिएक्टेंट कम स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा, और जब प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है। छापिए इसको, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं, लिख लिए, पॉज करके लिखो। फरियाता है बढ़िया से, समझ में आता है। मैं तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा बेटा, पढ़ाई करिए बढ़िया से। अब जल्दी ही मैं बीएससी का और 11th का भी वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। जितने मेरे बीएससी के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर में जो जाएंगे, जो सेकेंड ईयर में पहुँचे, जो थर्ड ईयर में गए हैं,
सबकी वीडियो में जल्दी ही मैं लॉन्च करने वाला हूँ, उसी पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एग्जांपल देखो, ये सब जेई मेंस में पूछता है। जैसे मान लो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड डिकम्पोज होगा एसीटेट एन प्लस एच प्लस। ये रिएक्शन रिवर्सल होता है, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ, इरिवर्सल लिखा हो, ठीक है। दूसरा है फॉर्मिक एसिड गिव राइज, यह किस में टूटेगा, फॉर्मेट एन प्लस एच प्लस, ठीक है। दोनों रिएक्शन रिवर्सल है, लेकिन मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। आपके पास दो रिएक्शन दे दिया गया है। अब आपसे पूछा जाए कि भैया ये दोनों रिएक्शनवा में किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं कि इन दोनों रिएक्शनवा में किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू एसीटेट एन एच प्लस एंड डिकम्पोजिशन ऑफ फार्मिक एसिड। तो आप लोग याद करिए, मैं एक चीज़ बताया था ऑर्गेनिक में, कहा था रामबाण है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। सॉरी, ये बताया था चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। अब ध्यान दो, जब एसिटिक एसिड डिकम्पोज हुआ एसीटेट आयन में, ठीक है, तो एसीटेट आयन में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बोलो, और उसके साथ ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप। मेथिल ग्रुप क्या है, प्लस आई इफेक्ट, पढ़ाया था मैं ये। तो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन देना। एक तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके साथ कोई एक ऐसा ग्रुप जुड़ गया जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा मतलब इसका जो निगेटिविटी जो अमाउंट था वह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब चार्ज यहाँ पर क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। तो जब चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे ना प्लस आई है ना माइनस आई, एच का कोई हल्का सा माइनस आई होता है, तो यहाँ पे चार्ज इसकी तुलना में यहाँ पर ना बढ़ेगा ना घटेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब कांस्टेंट रहेगा तो चार्ज, तो इसकी तुलना में यह क्या होगा, मोर स्टेबल। नहीं समझ में आ रहा है, तो यह क्या होगा, मोर स्टेबल। यह क्या होगा, लेस स्टेबल। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या है, लेस स्टेबल है, यहाँ प्रोडक्ट क्या है, मोर स्टेबल। तो बेटा जब यहाँ पे प्रोडक्ट लेस स्टेबल है तो इसका मतलब यह रिएक्टेंट क्या होगा, मोर स्टेबल। समझ में आ रहा है, क्या होगा, मोर स्टेबल। तो यह रिएक्टेंट क्या होगा, लेस स्टेबल। समझ में आ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सेकेंड रिएक्शन इज मोर देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। समझ में आ रहा है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। क्लियर हो रहा है बेटा। यह प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का अमाउंट बढ़ जा रहा है और कोई भी अपना चार्ज बढ़ाना नहीं चाहता। चार्ज बढ़ना मतलब अनस्टेबिलिटी। क्यों चार्ज बढ़ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई है। तो जब चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घट गई। अब मैंने कहा प्रोडक्ट को क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर यह प्रोडक्ट लेस मोर स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है। तो इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, स्लो होगा। क्लियर हो रहा है, छापिए मिटाए। अब देखो, आज वीडियो छोटा बनेगा तो टॉपिक छोटा है, टॉपिक बड़ा है, छोटा नहीं है। लेकिन यहाँ मैं पूरा पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्यों, जैसे टेम्परेचर आ गया, वो सब अरेनियस इक्वेशन जो 4-5 लेक्चर के बाद आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब देखो, और फिर बता रहा हूँ मैं। तो 3 बताया ना, ABC। क्लियर हो रहा है। अब दूसरा क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक चीज़ याद रखिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे एक लाइन बता रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का जितना कंसंट्रेशन होगा,
रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। एग्जांपल ले लो, जैसे बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना। तो लकड़ी का जलना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बर्निंग ऑफ वुड इज डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है। तो जितना कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की उपस्थिति में न जलती है यार, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा लकड़ी उतनी तेज़ी से ही क्या होगी, जलेगी। तो इसका मतलब किसके ऊपर, लकड़ी का जलना रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, फास्ट हो गया, वह किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा हो गया। तीसरा क्या था, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट बड़े surface area of reactant. Third one is surface area of reactant. Surface area of reactant. ठीक है। Rate of reaction is directly proportional to surface area of रिएक्टेंट। मतलब एग्जांपल समझा रहा हूँ, पहला ही समझो। मतलब रिएक्टेंट का जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, रिएक्टेंट का जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझो, यह लकड़ी का हो गया वुड, ठीक है। इस वुड की लंबाई है 5 फीट, 5 फीट, ठीक है। लंबाई 5 फीट है और इसकी चौड़ाई मान लो 3 फीट। बड़ा सा लकड़ी है, मोटा सा, ठीक है। इसको जलाना, हमको बर्न करना है, बर्न करना है, ठीक है। अब फिर इतना ही लकड़ी रहे हैं, 5 फुट और 3 फीट मोटा और 5 फुट लंबा। उस लकड़ी को हम टुकड़ों में काट दे रहे हैं। समझो बात को। इस इतना ही लकड़ी को मैंने टुकड़ों में काट दिया। इसकी भी लंबाई 5 फीट थी और चौड़ाई 3 फीट थी। इसको भी हमको क्या करना है, बर्न करना, जलाना है, बर्न करना है। अब आपसे पूछा जाए कौन तेजी से जलेगा, तेजी जलेगा। क्यों तेजी से जलेगा बोलो, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे, यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। एरोप्लेन जा रहा, आवाज़ आ रही, ठीक है। यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो यह आसानी से जलेगा। तो इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा एग्जांपल समझो, फिर समझो, समझना बेटा। यह मान लो 1 कप चाय है, 1 कप टी है, ठीक है, बिना चीनी का है। तो कहा गया भैया इसमें चीनी डालना है। अब चीनी दो तरह से डाल सकते हैं। एक आजकल रेस्टोरेंट में शुगर क्यूब मिलता है, चीनी का बड़ा बड़ा टुकड़ा, ठीक है। और घर में जो दानेदार चीनी होती है। 1 कप टी है, कहा गया भैया इसमें थोड़ा मीठा कर दो। तो 2 तरीके से मीठा कर सकते हैं। या तो इसमें 1 क्यूब शुगर डाल दें, बड़ा टुकड़ा होता है, और या तो क्या कर दें, 1 चम्मच चीनी डाल दें। अब आपसे पूछा जाए कौन जल्दी मीठा हो जाए, कौन सी चाय, तो जिसमें यह चीनी डालेंगे आसानी से मीठा हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चीनी का सरफेस एरिया छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया ना, मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया। तो जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो इस चाय में आसानी से घुल जाएगा। तो जब आसानी से घुल जाएगा चाय मीठी हो जाएगी। यह भी घुलेगा लेकिन इसकी तुलना में थोड़ा समय लगाएगा, तब तक चाय ठंडी हो जाएगी, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो कहने का मतलब सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना क्या होगा, फास्ट होगा। क्लियर हो रहा है, छापिए, मिटा रहा हूँ, मिटाओ। चौथा क्या भाई, तुम लोग देखते हो वीडियो मेरा, एक्सपोजर ऑफ लाइट, या इसी को बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एक चीज़ याद रखो, दिस इफेक्ट
ओनली यूज्ड फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। यह केवल किस में उपयोग होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब पूछा जाए भैया कि सर व्हाट इज़ फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो आप कहेंगे कि सर कि फोटोकेमिकल वह रिएक्शन होता है जो लाइट की उपस्थिति में होता है। समझ में आ रहा है? तो एक्सपोजर ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमेशा किसके लिए उपयोग करते हैं? इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन, एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वह लाइट क्या हो सकता है? यूवी लाइट भी हो सकती है, विजिबल लाइट। जैसे देखो H2 प्लस, ये सब 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, H2 प्लस Cl2 2HCl, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम क्या कर रहे हैं? H2 प्लस Cl2, यहाँ पे H म्यू मतलब फोटॉन। लाइट किससे होता है? बंडल ऑफ लाइट्स आते हैं, छोटे छोटे बंडल्स। फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था कि यह बंडल्स में आते हैं। लाइट जो भी यूवी रेस या सनलाइट से रेस आती हैं वह छोटे छोटे बंडल्स में आती हैं, उनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, E इज इक्वल टू H म्यू। उसको हम क्या बोलते हैं? फोटॉन। क्या बोलते हैं? फोटॉन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ईयर में पढ़ाया हो, फोटॉन। तो यह रिएक्शन H2 प्लस Cl2 2HCl यहाँ पर कैसे होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। किससे होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो यह रिएक्शन बिना लाइट की उपस्थिति में करा रहे हैं, और फिर यही रिएक्शन लाइट की उपस्थिति में कराएंगे। तो जब लाइट की उपस्थिति में कराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पे फास्ट होगा, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। तो कहने का मतलब जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वह लाइट की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं? फास्ट हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है? तो एक्सपोजर ऑफ लाइट, और लाइट किस फॉर्म में आता है? इन द फॉर्म ऑफ बंडल, एंड दिस बंडल इज नोन एज फोटॉन। क्या बोलते हैं? फोटॉन। समझ में आ गया? अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ अंदर की चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग इसको प्लेस ना मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या मुझे बताना है कि आप लोग लाइट वाला जो पढ़ते हो कि यूवी लाइट हो गया या विजिबल लाइट हो गया, 3 प्रकार का लाइट बता रहा हूँ मैं। अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड IR लाइट, ठीक है। तो जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वह यूवी लाइट और विजिबल लाइट की उपस्थिति में ही होते हैं। जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वह किस में होते हैं? यूवी लाइट या विजिबल लाइट में होते हैं। क्यों नहीं फोटोकेमिकल रिएक्शन IR की उपस्थिति में नहीं होता है? IR की उपस्थिति में नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा सकता है, बोलो, कि जितने भी बेटा फोटोकेमिकल्स रिएक्शंस होते हैं वो जनरली यूवी लाइट या विजिबल लाइट की उपस्थिति में होते हैं। तो अगर उनके ऊपर हम IR डाल दें, इंफ्रारेड डाल दें, तो वो रिएक्शन होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। याद रखिएगा, कारण बता रहा हूँ कि फोटोकेमिकल रिएक्शन जो जनरली होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या विजिबल लाइट, इट इज़ नॉट प्रेजेंस IR लाइट। क्यों? क्योंकि यूवी लाइट या विजिबल लाइट के जो फोटॉन्स होते हैं, जो इनके फोटॉन्स होते हैं, इनकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 420 किलो जूल पर मोल होती है। कितनी होती है? 420 किलो जूल पर मोल, जो बॉन्ड एनर्जी के बराबर होती है। जो बॉन्ड एनर्जी के लगभग क्या होती है? बराबर होती है। तो जब बॉन्ड एनर्जी के लगभग बराबर होती है तो यह जो फोटॉन्स होते हैं उनके बीच के बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर देते हैं। नहीं समझ में क्या कह रहा हूँ कि यूवी लाइट या विजिबल लाइट के जो फोटॉन्स, बंडल ऑफ लाइट्स होते हैं, इसको बोला फोटॉन्स, उन फोटॉन्स की एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 420 किलो जूल पर मोल होते हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट टू या इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी। हर मॉलिक्यूल करीब करीब बार मैक्सिमम एनर्जी, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बॉन्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी भी 420 के लमसम होती है। तो उसको आसानी से ब्रेक करते हैं। जब रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक करेंगे तभी किस में चेंज होगा? प्रोडक्ट में। लेकिन IR के जो फोटॉन्स होते हैं, IR के जो फोटॉन्स होते हैं, इनकी क्या होती है? 60 किलो जूल पर मोल, जो काफ़ी कम है। 60 किलो जूल पर मोल जो काफ़ी कम है, इस नाते यहाँ इसके पास उतनी कुवत या हैसियत ही नहीं है कि मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को क्या कर सके? ब्रेक कर सके। क्लियर हो रहा है? तो जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं ऑलवेज प्रेजेंस यूवी लाइट और विजिबल लाइट की उपस्थिति में होते हैं, इंफ्रारेड लाइट की उपस्थिति में नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? कारण समझ में आ रहा है? बोलो, कोई पूछे बता लोगे?
मिटा रहा हूँ मैं। 2 ठोर है, छोटा नहीं बड़ा है, लेकिन यहाँ पे मैं उस पर पढ़ाऊँगा नहीं। क्यों नहीं पढ़ाऊँगा? क्योंकि वो आगे आएगा। सॉरी, 5वां है ना, टेम्परेचर। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा जनरली। लेकिन बहुत से ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? घट जाता है। लेकिन जनरली पूछा जाए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके बीच कोलिजन थ्योरी में पढ़ाऊंगा, उनके बीच कोलिजन होगा, टकराहट होगा। तो टकराहट होगा तो किस में चेंज होगा? प्रोडक्ट में। लेकिन ऐसे बहुत से रिएक्शन है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? घट जाता है। तो इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। अर्हेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, K क्या है? रेट है। यह क्या है? अर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी एक्सपोनेंशियल है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, T इज इक्वल टू टेम्परेचर। तो यह अर्हेनियस इक्वेशन आएगा। कैसे यह टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन वेरिएशन करता है, जो बहुत डिटेल है, जो 4-5 चौथे या 5वें वीडियो में आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो 6वां। लेकिन जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है, 6वां देखो। 6वां भी बहुत कठिन नहीं, आसान है। कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। देखो क्या होता है, ये भी डिटेल ही एक्टिवेशन एनर्जी में पढ़ाऊंगा। यह मान लीजिए एनर्जी बैरियर है। एनर्जी बैरियर तो किसी भी रिएक्शन का वह बैरियर, जैसे मान लो यह रिएक्टेंट है, यह रिएक्टेंट इस एनर्जी बैरियर के पास जाएगा। यह मान लो A प्लस बी है रिएक्टेंट, और यह C प्लस डी क्या प्रोडक्ट। तो यह A प्लस बी इस एनर्जी बैरियर के पास जाएगा, तब किस में चेंज होगा? प्रोडक्ट में। ठीक है, अब इसी रिएक्शन में हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है? यह एक्टिवेशन एनर्जी होता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है? ये देखो, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है? वह एक दूसरा पाथ मतलब दूसरा रास्ता प्रोवाइड कर देगा, जिसकी जो एनर्जी बैरियर, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। मतलब यहाँ देखो, अब यह रिएक्टेंट विदाउट कैटलिस्ट था, इतना लंबा जाके C प्लस डी में चेंज हुआ। अगर हमने उसमें कैटलिस्ट डाल दिए तो यह लंबाई क्या होगी? कम हो गई। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या हो गया? फास्ट हो गया। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? फास्ट हो गया। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? स्लो है। तो कहने का मतलब कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, लेकिन घटाता भी है। वह डिपेंड करेगा रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी अर्हेनियस इक्वेशन में ही डिटेल आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे टेम्परेचर घटता बढ़ता है, कैसे कैटलिस्ट, ये अल्टरनेट पाथ। यह एक पहला पाथ हो गया जो कि क्या है? विदाउट कैटलिस्ट है। तो यहाँ पे समय ज़्यादा लगेगा। हमने कैटलिस्ट डाल दिया X, हमने X डाल दिया, तो यह इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ? कम कर दिया, और एक नया पाथ बना दिया, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? फास्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका ख़त्म हो गया फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। जो 6 फैक्टर थे, काफ़ी डिटेल में बताया। टेम्परेचर और कैटलिस्ट वाला अर्हेनियस इक्वेशन में होगा, जो मैं बताया हूँ क्या है? K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर E अपॉन आर टी, जो 5वां या 6वें लेक्चर में आएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कॉपी नोट्स बना लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब MP सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू।